हेलो फ्रेंड, आपका जे स्टडी क्लासेज में स्वागत है। अभी तक हम पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज का हमारा लेक्चर 6 है। लेक्चर 6 में हम क्या पढ़ेंगे? देखिए, लेक्चर 6 में हमने पहले से ही टॉपिक लिख दिया है कि परागण के अभिकर्मक व कारक क्या होते हैं। जैसे परागण जो है, अब इसके अभिकर्मक, अब इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए 2 पौधा है, ठीक है, इस एक पौधे में से परागकण निकला, वो दूसरे पौधे पर जाकर के गिर गया और वहाँ पर परागण हो गया। तो वो जो पहले पौधे से निकला या फिर दूसरे पौधे से, जो भी है, उस पौधे से जो परागकण निकला वह दूसरे पौधे तक किस माध्यम से गया? किस माध्यम से होने का मतलब क्या हुआ? जैसे 2 पौधा है, 2 पौधा चाहे जल में हो, चाहे मान लीजिए वायु में हो, मान लीजिए यही हम मान लेते हैं कि कहीं पर भी, हम बागवानी में ही मान ले रहे हैं कि 2 पौधा हमने लगाया, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं एक पौधा हमने यहाँ पर लगाया और एक पौधा हमने यहाँ पर लगाया, ठीक है। अब यहाँ से एक पौधे का परागकण निकला, अब इस परागकण को मतलब इस पौधे के पास आना है, इस परागकण को इस पौधे के पास आना है, तो यह कैसे आएगा? ठीक है, आपको लगेगा तो ये तो पास में ही है, हो जाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए बहुत दूर हो तो कैसे होंगे? तो इस कण को लाने में कौन सहायता करता है? तो देखिए, हो सकते हैं कोई तितली हो, ठीक है, तितली हो, वो सहायता कर सकता है, या फिर अगर ये दोनों पौधे अगर जल में हैं तो जल के माध्यम से होगा, या फिर मान लीजिए हवा है, हवा चलता है जब तेज़ी से तो उसके माध्यम से भी परागण हो सकता है। मतलब कई सारे ऐसे कारक हैं जिसके कारण ये जो परागकण है ये दूसरे पौधे के पास आ जाता है। इसी के बारे में आज हम जानेंगे कि वो पौधे में कैसे जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए जल में है तो हमें ये भी देखना होता है ना कि ठीक है, हम मान लिए कि जल में कोई पौधा है, क्या आपके दिमाग में ये कभी क्वेश्चन आया कि अच्छा ठीक है, मान लेते हैं जल में परागण हो गया, तो क्या जल में जो पौधा है, हम ऐसे कोई भी चीज़ रख देते हैं पानी में, कोई भी पौधा का टहनी ही ला करके अगर पानी में रख देते हैं तो क्या होता है, कुछ दिन बाद वो सड़ जाता है। तो वो पानी में कैसे जीवित रहते हैं पौधे? ठीक है, समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं ना? तो इन सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं परागण के अभिकर्मक व कारक कौन कौन से होते हैं। तो परागण के जो अभिकर्मक व कारक है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है, नंबर दिखा दे रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारा अजैविक कारक, अजैविक कारक, और दूसरा है हमारा जैविक कारक, जैविक कारक, ठीक है। अब देखिए, ये जो आया है अजैविक, अजैविक जिसे हम लोग कहते हैं अबायोटिक, अबायोटिक फैक्टर, ठीक है, अबायोटिक फैक्टर हो गया। और जैविक कारक को हम कहते हैं बायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर, फैक्टर, ठीक है। अब ये जो अजैविक कारक है ये क्या होते हैं, और ये जो जैविक कारक है ये क्या होते हैं? तो ये जो अजैविक कारक हैं, अजैविक में क्या आते हैं? जैसे अजैविक में आएगा हमारा जल और वायु, ठीक है। और जैविक कारक में क्या आते हैं? जैविक कारक में आएंगे जंतु, ठीक है। तो हम लोग परागण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या पढ़ना है कि अजैविक कारक, अजैविक कारक में हमें देखना होगा कि जल के द्वारा परागण जो है कैसे होता है, फिर देखना होगा कि वायु के द्वारा परागण कैसे होता है, फिर हमें देखना है कि जंतु के द्वारा कैसे परागण होता है, ठीक है। अब इसमें ये जो जल है, ये इसमें भी परागण 2 प्रकार का होता है, ठीक है। हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा, एक शॉर्ट नोट पहले बना लीजिए। जल द्वारा परागण कैसे होगा? तो देखिए, जल द्वारा जो परागण है ये 2 प्रकार का होगा। एक होता है अधोजल परागण, अधोजल परागण। अब ये अधोजल परागण क्या होता है, हम एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, समझिए। अब यहाँ पर क्या है, अधिजल परागण। अब ये अधिजल परागण क्या होता है, बस इतना ही चीज़ आज हमें पढ़ना है, कैसे परागण होता है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे, क्या हम इतना पहले आप नोट कर लीजिए। अब
अब हम लोग देखने जा रहे हैं वायु द्वारा परागण। अब देखिए वायु जो है इसके द्वारा परागण कैसे होता है, तो सबसे इजी है पढ़ना इसको। अब कैसे, देखिए वायु द्वारा परागण हो रहा है तो इसमें आपको पता होगा कि परागकण आएगा कहीं से। अब कैसे आ रहा है, वायु के द्वारा आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए जो स्त्री केसर है, स्त्री केसर क्या हुआ हमारा, देखा ये जो है हो गया। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। इसमें जो वायु द्वारा परागण होता है तो क्या होता है कि ये जो वर्तिकाग्र है इसको कैसा होना चाहिए, इसको चिपचिपा होना चाहिए, चिपचिपा, ठीक है। अब चिपचिपा क्यों होना चाहिए अभी बता रहे हैं। अब ये जो वर्तिका है इसको कैसा होना चाहिए, इसको लंबा होना चाहिए, ठीक है। अब लंबा क्यों होना चाहिए, चिपचिपा क्यों होना चाहिए, देखिए वायु द्वारा परागण हो रहा है ना, तो क्या होगा कि कोई कण उड़ते हुए आया, ठीक है, कोई पौधा है। अब पता चला कि ये जो है मतलब ये जो वर्तिकाग्र है और ये जो वर्तिका है, अब इसको सभी मतलब ये जो इनके बाह्य दल होते हैं अब यही इस तरह से मतलब कोई डिजाइन में किए हुए पूरा एक तरीके से घेरे हुए हैं। पता ही नहीं चला वायु द्वारा परागण क्या, वो देख थोड़ी रहा है कि वर्तिकाग्र कहाँ है, बस यहीं पर गिर जाए, ऐसा तो है नहीं। उसमें क्या होता है कि कहीं भी परागण का मतलब क्या हुआ, अब वायु कभी देख कर तो चलेगा नहीं, बस चलते जा रहा है, उसी में परागकण, मान लीजिए हवा इस तरह से बह रहा है, अब इसी में परागकण यहाँ पर इसी के साथ उड़ते हुए आ रहा है। अब परागण कैसे समझ सकते हैं, जैसे क्या होता है कभी आंधी आती है तो क्या होता है धूल कण उड़ते हुए आते हैं ना, समझिए सेम उसी तरह से परागण भी होता है। अब हवा चल रहा है उसमें परागकण उड़ते हुए आए और यहाँ पर वर्तिकाग्र क्या होता है कि इसमें हम बता रहे हैं कि वायु द्वारा परागण में क्या होता है कि ये जो वर्तिकाग्र है इसको चिपचिपा होना चाहिए। चिपचिपा का मतलब क्या हुआ, जैसे ही हवा के माध्यम से ऐसे आया परागकण, बस ये चिपचिपा होगा तो मतलब क्या, चिपक जाएगा तो क्या होगा, अब यहाँ पर निषेचन हो जाएगा। और इसका ये जो वर्तिका भाग है इसको लंबा होना चाहिए, मतलब ये जो मान लीजिए ये बाह्य दल होगा तो इसको कुछ इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। अब पता चले कि हवा आ रहा है, अगर मान लीजिए हम ऊपर न बनाए होते, यहीं पर अगर ये वाला हमारा भाग रहता तो क्या होता, हवा आया अब इसी पंखुड़ी में लड़ गया, अब इधर ही गिर गया, हो पाएगा निषेचन, कभी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए क्या होगा कि जब भी अगर वायु द्वारा परागण होगा तो इसमें वर्तिकाग्र को चिपचिपा होना चाहिए और ये जो वर्तिका है इसको लंबा होना चाहिए। तो हम इसको पॉइंट वाइज लिख देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ठीक है, आपको पता चल गया कि हाँ हमने मान लिया कि ये जो वर्तिकाग्र है इसको चिपचिपा होना चाहिए और ये जो वर्तिका है वह लंबा होना चाहिए, ठीक है। अब और क्या इसके कारण हैं, तो देखिए वायु द्वारा परागण में क्या होता है कि जो परागकण आएंगे, क्या बताइए, वो बहुत भारी होंगे, भारी तो होंगे नहीं, मतलब हल्के होंगे, ठीक है। हल्के क्यों होंगे, हमने हल्का नाम दिया तो हल्के क्यों होंगे, इसका कारण क्या है, हल्का इसलिए होगा ताकि वायु के माध्यम से वो मतलब जब हवा चल रहा है तो उसमें उड़ सके। ऐसा ना हो कि मतलब परागकण पता चला 5 किलो को हो गया, हवा क्या कभी उसे उड़ा पाएगा, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या होगा कि मतलब परागकण को बहुत ही हल्की होने चाहिए ताकि हवा जैसे ही आए उसे उड़ा ले जाए, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि परागकण कैसे होने चाहिए, हल्के होने चाहिए, ठीक है। अब परागकण को चिपचिपा होना चाहिए या नहीं, ये आप हमें बताएंगे कि मतलब वायु के द्वारा परागण हो रहा है तो क्या उसमें परागकण को चिपचिपा होना चाहिए, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं दी। परागकण में क्या होता है कि इसमें परागकण को चिपचिपा नहीं होना चाहिए। अगर उसमें चिपचिपा हो गया तो पता चला हवा ऐसे ऐसे चल रहा है, इसमें परागकण चिपचिपा है, अब जैसे ही ये मतलब नीचे कहीं पर भी या फिर किसी पर पौधे से टकराया, पता चला कि वहीं पर चिपक गया, क्या कभी निषेचन हो पाएगा। पता चला वर्तिका यहाँ पर इंतजार करा कि परागकण आएगा, निषेचन होगा, अब ये चिपचिपा है, इधर ही हो गया। तो मतलब इसमें क्या होता है कि परागकण को चिपचिपा नहीं होना चाहिए, वर्तिकाग्र को चिपचिपा होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें बताइए जब वायु द्वारा परागित हो रहा है, वायु में क्या सुगंध आएगा, मतलब सुगंध थोड़ी देखेगा कि कहाँ सुगंधित है बस परागकण उत्पन्न हो जाए, ऐसा नहीं है। मतलब वायु द्वारा परागण जब होगा तो उसमें परागकण शुष्क होने चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का गंध होने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो वर्तिकाग्र है इसको चिपचिपा होना चाहिए, वर्तिका जो है इसको लंबा होना चाहिए, ठीक है। इसको हम पॉइंट में लिख दे रहे हैं, हमने यहाँ पे नोट कर दिया है। देखिए वायु द्वारा परागण कैसे होता है।
देखिए हमने 3 पॉइंट बस लिखा है, 3 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा, ठीक है। और वो इजी है, आपको ऐसे ही 2-3 बार जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा है, वर्तिका लंबी, वर्तिकाग्र चिपचिपा होना चाहिए, बस सिंपल है, ठीक है। दूसरा क्या है, वायु द्वारा परागित पुष्प आकार में छोटा, रंगहीन, गंधहीन, मकरंदहीन होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि रंगहीन तो समझ में आता है जिसमें रंग ना हो, गंधहीन भी समझ में आता है जिसमें गंध ना हो, लेकिन यहाँ पर तो आया मकरंदहीन, ये क्या होता है हम बता रहे हैं अभी, ठीक है, होते हैं। अब क्या होते हैं कि देखिए इसमें मतलब रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं, मतलब इसमें मकरंद जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेक्टर नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, थर्ड पॉइंट है, परागकण छोटे होते हैं। परागकण क्या होते हैं, परागकण छोटे होते हैं तथा अत्यधिक मात्रा में निकलनी चाहिए। अब अत्यधिक मात्रा में क्यों निकलने चाहिए, क्योंकि वायु द्वारा परागण हो रहा है, कई सारे, पता चलो कि 100 परागकण इधर से उड़ते हुए जा रहे हैं निषेचन करने के लिए, परागण करने के लिए। अब पता चला कि वायु द्वारा परागण होने से पहले क्या हुआ कि बीच में कहीं पता चला कि कहीं पोल आ गया तो कभी कोई पत्ती आ गई बीच में, तो मतलब बहुत से परागकण क्या होते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं, गिर जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, जो कहना है कहिए, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि वायु द्वारा परागण जब हो रहा है तो इसमें परागकण बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि परागकण हेतु शुष्क तथा अत्यधिक मात्रा में निकलने चाहिए, क्योंकि वायु द्वारा परागित पुष्प में अनेक परागकण बेकार हो जाते हैं। और हमें देखना होगा कि वायु द्वारा जो परागण हो रहा है उसका एग्जाम्पल कौन कौन से है। तो जैसे हमने देखा, हमने यहाँ पर लिखा है क्या, घास हो गया, बांस हो गया, नारियल हो गया, मक्का हो गया, खजूर हो गया, भांग हो गया। अगर मान लीजिए पेपर में अगर पूछ दे कि ये जो नारियल है, नारियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नारियल हो गया, मक्का, खजूर, भांग, मतलब सभी इंपॉर्टेंट ही हमने यहाँ पर लिखा है। अगर पूछ दे पेपर में कि नारियल में परागण होता है किसके द्वारा, अब ऑप्शन में दे दे जल द्वारा, वायु द्वारा, पक्षी द्वारा, कीट द्वारा, तो आपको बताना होगा कि इसमें ये जो नारियल है इसमें किसके द्वारा परागण होता है, तो इसमें परागण होता है वायु द्वारा। बस इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वायु द्वारा परागण में। अब हम लोग देखेंगे जल द्वारा परागण, तब तक आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है हमारा जल द्वारा परागण। देखिए जल द्वारा परागण करना है तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये नदी है, ठीक है, नदी, क्या मान लीजिए कोई भी तालाब वालाब है, उसके नीचे क्या है कि कोई पौधा पाया जा रहा है, उसमें क्या है कि उसमें परागण होना है, तो उसमें कैसे होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि वायु द्वारा परागण जैसे हम पढ़ रहे थे उसी तरह हम जल द्वारा परागण पढ़ेंगे। इसमें जो पॉइंट थोड़ा सा अलग रहेगा उसे हम समझा देंगे। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट इसमें भी सेम वायु परागण द्वारा जैसे था उसमें इसमें भी रहेगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है हमारा, वर्तिका लंबी होनी चाहिए, वर्तिकाग्र जो है चिपचिपी होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ आपको याद रखना होगा कि मोमी परत युक्त होना चाहिए। अब ये मोमी परत क्या होता है, देखिए जो ये वर्तिकाग्र होता है, ये इस तरह से जो वर्तिकाग्र होता है इसमें ये चिपचिपी तो होनी चाहिए लेकिन मोमी परत युक्त होना चाहिए। अब ये मोमी परत क्या है, तो देखिए इसकी उपस्थिति में, मतलब जब इसके ऊपर मान लीजिए कोई मोमी परत लग गया, ठीक है, तो क्या होता है जिसके कारण ये जो वर्तिकाग्र है ये नष्ट नहीं होता है। हमने बोला ना कि क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ पानी में रखते हैं तो वो या तो सड़ जाता है या गल जाता है, तो ये मोमी परत इसे सुरक्षित रखने का कार्य करती है, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि ये मोमी परत क्या होता है। दूसरा क्या है, जल द्वारा परागित पुष्प आकार में छोटे होने चाहिए, ठीक है, परागकण भी, अब इसमें परागकण भी मोमी परत युक्त होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि परागकण जब हो रहा है इसमें तो वो तो मोमी परत युक्त होगा, और उसके लिए मतलब जल द्वारा परागित होने के लिए कोई रंग की आवश्यकता नहीं है, कोई गंध की आवश्यकता नहीं है, और न ही कोई मकरंद की आवश्यकता है, ठीक है। अब हमने आपको बताया था कि जल द्वारा परागण दो प्रकार से होता है, एक होता है अधिजल परागण और एक होता है अधोजल परागण। अधिजल परागण क्या होता है और अधोजल परागण, जब इस तरह शब्द अगर आ जाए अधि अधो करके तो समझिए ये अधिजल परागण, अधिजल परागण जो है इसका मतलब क्या हुआ कि जल के सतह पर, जैसे मान लीजिए कि ये कोई मान लेते हैं कोई तालाब है, ठीक है, इसमें क्या हो कि पानी भरा हुआ है, ठीक है, इस तरह से पानी भरा हुआ है,
तो क्या होता है इसमें, इसमें परागण होने जा रहा, इसमें मान लीजिए कोई पौधा यहाँ पर है, ठीक है, इसे परागण होना है तो क्या करेगा, इसमें से मान लीजिए वर्तिकाग्र लंबा हो गया, वर्तिका लंबी हो गई और वर्तिकाग्र यहाँ पर आ गया, ठीक है, इसमें परागण हो रहा है, देखिए जल की सतह पर हो रहा है, ठीक है, ये जल के सतह पर हुआ। अगर मान लीजिए ये कोई पौधा है और इसमें वर्तिकाग्र जो है यहीं पर आ गया और इसमें परागण आया और यहीं पर निषेचन हो गया, देखिए इसमें दो कंडीशन है, एक हो रहा है जल की सतह पर, एक हो रहा है जल में। तो अधिजल परागण का मतलब हुआ जल के सतह पर जो परागण होता है उसे हम कहते हैं अधिजल परागण। और आता है अधोजल परागण। अधोजल परागण क्या होता है, जो जल की सतह मतलब जल के अंदर ही जब परागण होता है तो उसे हम कहते हैं अधोजल परागण। तो यहाँ पर अगर अधिजल परागण आ जाए तो समझिए कि जल की सतह पर हो रहा है, जल की सतह पर, जल की सतह पर, ठीक है, बस हम इतना ही लिखेंगे। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जल की सतह पर होने का मतलब क्या है, जल की सतह पर जब परागण होगा तो उसे हम कहते हैं अधिजल परागण। अधोजल परागण क्या होता है, जल में या जल के अंदर, हम लिख दे रहे हैं जल के अंदर, ठीक है, जल के अंदर अगर परागण हो जाए तो इसे हम कहते हैं अधोजल परागण। तो आपको इतना समझ में आ गया तो आप सोच रहे होंगे काश यहीं पर एग्जाम्पल भी बता देते तो अच्छा रहता। तो हम बता दे रहे हैं कि एग्जाम्पल इसका क्या होगा। अगर आपको मिल जाए कहीं अधिजल परागण तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मतलब जल की सतह पर जो परागण होता है। जैसे एग्जाम्पल में है वैलिस नेरिया, ठीक है, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर वैलिस नेरिया। मात्रा देख लीजिएगा, मुझसे थोड़ा बहुत गलती हो जाता है, अब यहाँ पर क्यों नहीं होगा। वैलिस नेरिया, ठीक है। अब अधोजल परागण का मतलब क्या हो, जल में, जल में का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका याद रखिएगा, एग्जाम्पल जोस्टेरा। हम एक ही एग्जाम्पल दे रहे हैं दोनों का, जोस्टेरा। अब देखिए वैलिस नेरिया और जोस्टेरा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जल परागण से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना होगा कि वैलिस नेरिया और जोस्टेरा में परागण किसके माध्यम से होता है। तो अगर कोई इस तरह पूछ दे कि वैलिस नेरिया और जोस्टेरा में परागण किसके माध्यम से होता है तो आप बताएंगे कि जल के द्वारा होता है। अब पूछ दे कि जल के अंदर किसके माध्यम से होता है, कि अधिजल परागण है या फिर अधोजल परागण, तो आपको बताना होगा कि वैलिस नेरिया में अधिजल परागण होता है और जोस्टेरा में अधोजल परागण होता है, ठीक है। अब आपको एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है जो कि स्टार मार्क करके याद करना होगा। अब ये क्या है तो देखिए, एक होता है हमारा वाटर हाइसिंथ जिसे हम कहते हैं जलकुंभी, जलकुंभी, ठीक है, जलकुंभी और मुकुंदनी, मुकुंदनी। अब ये क्या है, देखिए जलकुंभी और मुकुंदनी मिलते जल में है, ठीक है। देखिए नाम से भी स्पष्ट हो रहा है, जलकुंभी और मुकुंदनी मिलते जल में है, लेकिन इनको जब परागण करना होता है तो ये क्या करते हैं, जलकुंभी और मुकुंदनी मिलते जल में है लेकिन जब परागण करना होता है तो ये वायु पर निर्भर करते हैं, मतलब इसमें परागण जो है यह होता है वायु के द्वारा। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कि जलकुंभी और मुकुंदनी मिलते जल में है, मिलते जल में है, लेकिन परागण वायु द्वारा होता है, वायु द्वारा होता है, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। अब इसमें ये जो जलकुंभी है, ठीक है, ये जो जलकुंभी है इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वाटर हाइसिंथ, ठीक है, जलकुंभी, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाटर हाइसिंथ, हाइसिंथ। अब इंग्लिश सही है या नहीं देख लीजिएगा, हायासिंथ होता है, ठीक है। अब देखिए जलकुंभी जो है जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में वाटर हाइसिंथ, इसे हम लोग कहते हैं बंगाल का आतंक, ठीक है। जलकुंभी को ही हम लोग कहते हैं बंगाल का आतंक। और ये COET के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो भी फेज 2 में और इसी साल मतलब 2022 में। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जलकुंभी को किस नाम से जाना जाता है, तो ये है बंगाल का आतंक, बंगाल का आतंक,
ठीक है, तो ये है 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और ये जल द्वारा परागण यहीं पर अब हमारा समाप्त होता है। तो हमने आज क्या क्या देखा, वायु द्वारा परागण देख लिया और जल द्वारा परागण देख लिया। अब हमारा बाकी क्या है, अब हमारा बाकी है जंतु द्वारा परागण। तो आप इतना नोट कर लीजिए, उसे भी हम कंप्लीट कर देते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा कीट द्वारा परागण। देखिए कीट द्वारा परागण कैसे होता है, तो हमें ये जानना होगा कि कीट द्वारा परागण कैसे होता है। तो देखिए आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे गुलाब हो गया, इसका रंग गुलाबी होता है, कई सारे गुलाब के रंग भी होते हैं, कमल का भी कई सारा रंग है, गुलमोहर हो गया, गुलमेहंदी हो गया, मतलब बहुत से फूल ऐसे हैं जो अलग अलग कलर उत्पन्न करते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर ये जो फूल अलग अलग हैं ये रंग क्यों उत्पन्न करते हैं? आखिर में सब फूल एक ही जैसे क्यों नहीं होते हैं? और कोई फूल देखेंगे तो वो छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, आखिर में ये क्यों होते हैं ऐसा? आपने कभी सोचा? नहीं सोचा तो सोचना चाहिए था। ठीक है, अगर मान लीजिए नहीं सोचे तो कोई बात नहीं है, आज सोच लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कीट द्वारा जो परागित पुष्प हैं, आखिर में वो कीट जो है वो पौधे, जैसे कोई फूल है, खूब देखेंगे जब कोई फूल खिलता है तो उस पर कोई ना कोई कीट आकर के बैठे रहते हैं। आखिर में वो क्यों बैठते हैं, आप कभी सोचे? या फिर जैसे अगर मान लीजिए कोई भी फूल है, हम एग्जाम्पल के थ्रू जैसे यही ले सकते हैं गुलाब का ही, उस पर देखेंगे कि जब कोई भी गुलाब खिल रहा है तो उस पर कोई ना कोई छोटे छोटे या फिर मधुमक्खियाँ या फिर छोटे मोटे कीट उस पर आते हैं। क्यों आते हैं? ताकि वो मकरंद ले सके। अब ये मकरंद हम बार बार कहते थे ना कि मकरंद क्या होता है, मकरंद लेने के लिए ही वो पुष्प में आते हैं। अब जब वो मकरंद लेने के लिए आते हैं पुष्प में, तो ये हमें पता है कि कीट आ रहे हैं मकरंद लेने के लिए। तो मकरंद किस में पाया जाएगा? कीट परागण में, मतलब कीट द्वारा जो परागित होगा उसमें पाया जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिखा है कीट द्वारा परागित पुष्प बड़े होते हैं, ठीक है, रंगीन होते हैं। रंगीन होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि कीट द्वारा हो रहा है, कीट को आकर्षित करना है। कीट को आकर्षित करने के लिए क्या करते हैं कि पौधे जो है वह अलग अलग कलर के रंग उत्पन्न करते हैं, ठीक है, और रंगीन होंगे और उसमें खूब अच्छा सुगंध उत्पन्न होगा, तभी तो कीट जो है कोई आकर्षित होंगे। तो मतलब वो रंगीन होते हैं, सुगंधित होते हैं, और उनमें कीट को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन क्या होता है? मकरंद। जैसे जो पौधे होते हैं ना, उन्हें मकरंद की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो मकरंद होता कैसा है, आप देखे होंगे जेली, जैसे कोई भी चीज़ लिक्विड फॉर्म में होता है। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू आपको बता सकते हैं कि जैसे मकरंद कैसा होता है। जैसे आपने कोई फेस वॉश देखा होगा या फिर हिमालय फेस वॉश, कोई भी फेस वॉश, वो चिपचिपा होता है ना, तो सेम उसी तरह से मकरंद भी पाया जाता है, ठीक है। वो पौधे में पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में ही होता है, जिसको मतलब एक तरीके से भोजन की तरह होता है। कीट आते हैं, उस मकरंद को लेते हैं, और वो मकरंद को लेते हैं तो क्या होता है समझिए, जैसे ही कोई कीट आया उस फूल पर बैठा, मकरंद लेने के चक्कर में वो कीट बैठा है, लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पर परागकण भी झड़े हुए हैं। जब वहाँ पर कीट जैसे ही उस फूल पर बैठा, अब वो बेचारा मकरंद ले रहा है, मतलब अपना भोजन ग्रहण कर रहा है, लेकिन वो मकरंद जो है ना चिपचिपा है, चिपचिपा तो वो है ही, जो परागकण झड़े हुए हैं वहाँ पर वो चिपचिपे हैं। जैसे ही कीट उस पर बैठा, अब क्या होता है कि वो सब जितने परागकण है वहाँ पे, अब वो उस कीट के पैर में चिपक गए। अब वो कीट क्या हुआ कि अब मकरंद ले लिया, अब चल दिया दूसरे फूल की तरफ। अब दूसरे फूल पे जब गया तो वहाँ पर सोचा कि मकरंद ले लेते हैं, अब उसके पैर में क्या आ चुका है, परागकण आ चुका है। अब वहाँ पर जैसे ही वो वर्तिकाग्र पर गिरता है परागकण, वहाँ पर निषेचन हो जाता है। मतलब क्या हुआ, कीट अपने भोजन के चक्कर में इस फूल से उस फूल के पास जा रहा है, लेकिन उसके साथ क्या जा रहा है, परागकण जा रहा है। और जैसे परागकण वर्तिकाग्र पर जाएगा, हमने बता ही चुका है कि वर्तिकाग्र कैसा होता है, चिपचिपा होता है। अब वो जो परागकण आ चुका है उस कीट के पैर में चिपका हुआ, अब दोनों ही चिपचिपे हो गए, मतलब दोनों का निषेचन हो जाता है। तो सेम वही चीज़ हमने यहाँ पर बताया है, हमने तो केवल एक एग्जाम्पल दिया है, इसी तरह बहुत से एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो हम एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं कि कीट द्वारा परागित पुष्प बड़े होते हैं, रंगीन होते हैं, सुगंधित होते हैं, और उनमें कीट को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन या मकरंद रहता है।
मधुमक्खियाँ, तितलियाँ इत्यादि फूलों से मकरंद प्राप्त करने के लिए या उनसे आकर्षित होते हैं। ठीक है, मतलब आप यहाँ पर कह सकते हैं कि मधुमक्खियाँ, तितलियाँ इत्यादि फूलों से मकरंद प्राप्त करने के लिए उनकी ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिएगा, करने के लिए उनकी ओर या उसकी ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो ये रहा वो पॉइंट, कीट द्वारा परागण कैसे होता है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, मैंने इतने डिटेल में बताया है। ठीक है, और एग्जाम्पल इसमें क्या हो सकते हैं, जैसे मधुमक्खी के द्वारा, मधुमक्खी तो कॉमन है, जैसे आप देखे होंगे ना मधु या फिर जिसे कहते हैं शहद प्राप्त करना, तो वो सब मधुमक्खियाँ सबसे ज़्यादा नेक्टर को यूज़ करती हैं। ठीक है, फिर मधुमक्खी हो गया, इसका एग्जाम्पल भौरे के द्वारा भी परागण होता है। जैसे आप देखते होंगे ना गुंजन पक्षी के द्वारा भी परागण होता है। भौरे क्या करते हैं, कोई फूल खिला रहता है उसके आसपास मंडराते रहते हैं, मन 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 करते रहते हैं। ठीक है, तितलियाँ हो गई, तितलियाँ अक्सर देखते होंगे कि जब किसी बागवानी में जाइए तो देखिए वहाँ पर कितना फूल खिला है और वहाँ पर जरूर तितलियाँ मिलती हैं। और पक्षियों के द्वारा भी परागण हो जाता है। ठीक है, कीट के द्वारा तो होगा, चमगादड़ के द्वारा भी परागण होता है। और इसमें हम बताएं चमगादड़ के द्वारा जो परागण होता है किसमें ज़्यादातर पाया जाता है, जैसे अमरूद हो गया, अमरूद में भी तो परागण हो रहा है। तो वो अमरूद कैसे उत्पन्न होता है, मतलब कैसे उत्पन्न होता है, छोटी परागण उसमें चमगादड़ के द्वारा होता है। फिर गुंजन पक्षी हो गई, इसके द्वारा भी परागण होता है। फिर होता है, एक होता है शलभ हो गया, फिर बर, मतलब इन सब के द्वारा कीट परागण होता है। तो आज का लेक्चर इतना ही रहेगा दोस्तों, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लिया होगा। तो आज का लेक्चर कैसा रहा दोस्तों, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।